हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का किया था पार्ट 1 कंप्लीट, जहां पर हमने पढ़ा था एक्चुअली बेसिकली सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में हमने पहला टाइप पूरा किया यानी कि माइटोसिस। अब बारी है मियोसिस को डिस्कस करने की आज के इस सेशन में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मियोसिस टफ लगती है या डिफिकल्ट लगती है, आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार प्रीवियस सेशन जरूर देखना, ताकि इस सेशन में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों टाइप के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है। और यहां इस सेशन में ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे मियोसिस, वो भी यहीं लर्न करेंगे सेशन में। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जहां पर आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप अपना पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। इसी अच्छी बात के साथ मैं आप आज का सेशन स्टार्ट करती हूं और आपको बताती हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मियोसिस। लेकिन मैं आपको ये सब बताऊं, ये सब तो आपको फिर भी सब जगह शायद मिल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, अदर बुक्स में भी मिल सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक चीज से, यानी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जहां पर हम अपनी बॉडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मियोसिस कहां होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। आई विल ब्रीफ इट टू यू, आपको ये इसी चीज से समझ में आ जाएगा, बाद में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में, अब ये जो सेल डिवीजन है, इस मियोसिस सेल डिवीजन की क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो मियोसिस का जो सेल डिवीजन होता है उसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं मियोसिस के सेल डिवीजन को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। Why is it called as reductional cell division? कुछ तो इसमें रिड्यूस होने वाला है, तभी हमने इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन बोला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सारे के सारे सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी की जो प्लॉइडी होती है, यानी नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल, वो होते हैं 2। ठीक है, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 2 है, तो ह्यूमंस आर डिप्लॉइड इन नेचर, that is 2 sets of chromosome present, right? Okay. अब ये हमारी बॉडी में हर जगह ऐसा है, चाहे स्किन हो, चाहे लिवर हो, कोई भी सेल्स हो, चाहे हमारे न्यूरॉन हो, आप बॉडी का कोई भी सेल निकाल लो, ऑल दी सेल्स आर डिप्लॉइड। ठीक, तो हमारी बॉडी में आपको भी पता है कि स्किन के सेल रेगुलरली बन रहे हैं, WBCs बन रहे हैं, RBCs टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। तो एवरी सेल विच इज फॉर्म्ड न्यू इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड। तो जब डिप्लॉइड को डिप्लॉइड सेल बनाना होता है तो सेल डिवीजन कौन सा लगता है, इक्वेशनल, कि भाई मेरे पास डिप्लॉइड है तो मुझे जो बनाना है वो मुझे इक्वल बनाना है, मैं इक्वेशनल डिवीजन लगाऊंगी। माइटोसिस से मैं सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला एक और सेल बना लूंगी। ठीक है, बट सारे बॉडी के सेल्स हमारे डिप्लॉइड हैं, ये तो हम जान गए, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड। अब इसमें मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारी बॉडी के ऐसे भी सेल्स हैं, ओनली सेल्स विच नीड्स टू बी हैप्लॉइड। कुछ ऐसे सेल भी हैं जिसको हैप्लॉइड होने की जरूरत है। वो कुछ सेल कौन से हैं, अगर आप मेल में बात करो, अगर आप मेल्स में बात करोगे तो मेल्स में हैप्लॉइड सेल की जरूरत पड़ती है, और वो हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है, स्पर्म, विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, और स्पर्म क्या है, हमारा गैमीट है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गैमीट में, द रिप्रोडक्टिव सेल, द सेक्स सेल, द गैमीट इज द स्पर्म इन मेल, राइट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की बॉडी में भी एक हैप्लॉइड सेल है, which is again the gamete or the reproductive cell or the sex cell in the female, which is egg.
तो यहां पर हमारे पास एग होता है विच इज आर गैमीट, और ये नेचर में कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसको हैप्लॉइड होने की क्या जरूरत है, स्पर्म को या फिर एग को हैप्लॉइड होने की क्या जरूरत है, ये जरूरत है कि जब स्पर्म और एग हैप्लॉइड हैं और ये आगे जाके फ्यूज करेंगे, फ्यूज करना यानी फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लास 10th में भी हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है और पहली बार क्लास 8th में पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्लास 10th में तो फिर भी ह्यूमन बींग्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन हो जाते हैं और वो कंबाइन होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। जब कंबाइन होंगे तो अगेन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब आप देखो, ये जब कंबाइन होंगे N+N, तो ये तो है क्या प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यही है, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट से बनता है होल न्यू ऑर्गेनिज्म, होल न्यू ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि N+N हुआ तो जाइगोट क्या है, 2N, तो नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा 2N, आप भी 2N, मैं भी 2N, है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म जब बनता है नया तो वो 2N होना है। अब आप इमेजिन करो, अगर इसी तरीके से हमारी बॉडी के सेक्स सेल्स भी क्या होते, डिप्लॉइड। अगर इसी तरीके से हमारी बॉडी के सेल्स भी डिप्लॉइड होते तो डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड 2N + 2N वुड हैव फॉर्म्ड 4N जाइगोट। क्या बन सकता था, 4N जाइगोट बन सकता था। वो तो हम नहीं बना सकते ना, हमें क्या चाहिए, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमने समझदारी घर पे ही अपने कर ली, बॉडी में ही अपने कर ली। यानी हमने क्या किया कि जो हमारा 2N था, मतलब हमारे पास ये जो स्पर्म बना है, ये जो एग बना है, ये भी प्रीवियसली 2N वाले सेल से ही बना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, खुद डिप्लॉइड हैं लेकिन मियोसिस का प्रोसेस लगा रहे हैं ताकि रिडक्शनल डिवीजन करके वो क्या कर सकें, अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर सके, सो दैट इट इज प्रिपेयर्ड टू कंबाइन विथ अनदर न्यू सेल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म और द जाइगोट। ऑलराइट, ठीक है, जाइगोट बनाकर नया ऑर्गेनिज्म बना सके। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मियोसिस की। सो वेयर डू यू रिक्वायर मियोसिस, यू रिक्वायर मियोसिस for formation of the gametes. You require meiosis for the formation of gametes. गैमीट के फॉर्मेशन में आपको मियोसिस चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता देती हूं, ध्यान से इस बात को सुनना। अगर ये बात समझ में आ गई तो वैसे तो देखो आपको ये बात कहना चाहिए कि पता होगी ही या होनी चाहिए, लेकिन कभी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। हमारे पास दो टाइप के सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस क्या करने वाला है, इक्वल डिवीजन, 2 सेट से 2 सेट क्रोमोसोम। मियोसिस क्या करने वाला है, अनइक्वल डिवीजन, यानी रिडक्शनल, अनइक्वल नहीं बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, यानी कि 2N से सिंगल N, दैट इज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। पर हमारे पास कोई भी सेल डिवीजन ऐसा नहीं था जो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना दे। ध्यान से सुनना, हमने डिप्लॉइड से डिप्लॉइड तो बना लिया, हमने डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तो बना लिया, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना लें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इस हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना लें। तो उसके लिए हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, ताकि हैप्लॉइड से हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना सके। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमें यह मालूम है कि हमें मियोसिस की जरूरत कहां पड़ेगी। बॉडी का हर एक सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है एक्सेप्ट द गैमीट्स। व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, जरूरत समझ में आ गई कहां पड़ेगी, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम बात करें अगर किसकी, सेल साइकिल की, है ना। तो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि सेल साइकिल में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेल साइकिल में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। प्रीवियस सेशन में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वहां भी बताया था, समझो फिर से बता देती हूं। अगर आपने पढ़ा हुआ है, सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं वापस से बताऊंगी। सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होता है, इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है
इंटरफेस के बाद एम फेज। हम क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस का प्रोसेस। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहती हूं कि मियोसिस जब होती है तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है? व्हाट हैपेंस इन द मियोसिस? सी, वी हैव दिस वन सेल, sorry, we have this one cell which will form two cells, and these two are also going to form new cells like this. Actually में ऐसा होता है, देखो ध्यान से, ठीक है? देखो, ये हमारा डिप्लॉइड सेल था, तो ये था 2n, ठीक? 2n ने क्या बनाया? n बनाया। ये मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ। मियोसिस में क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक जेस्ट दे रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी होगा कैसे, पर पहले समझो क्या होगा। डिप्लॉइड सेल से ये बनाएगा 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब ये यहां रुकता नहीं है। क्या होता था? माइटोसिस में एक ही बार सेल डिवीजन होती थी, यहां पर ये प्रोसेस 2 बार होती है। एक बार ये हैप्लॉइड बना लेता है, उसके बाद ये हैप्लॉइड फिर से हैप्लॉइड बनाते हैं। आप जब क्लास 12th में पढ़ोगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है? मेल गैमीट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कैसे होता है, जब ये पढ़ोगे तो ये वाला प्रोसेस वहां आपको यूज होगा बहुत, माइटोसिस और मियोसिस वाला, ठीक है? तो वो यूज होगा, वो आप वहां पर लगाओगे, मतलब अपना ये जो आज आप पढ़ रहे हो ये आप वहां जाकर लगाओगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना। वहां शुरू के 4 चैप्टर पूरी बात एक ही टॉपिक के बारे में है, ठीक है? वो क्या है? रिप्रोडक्शन। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए। तो जब मियोसिस होता है, ये समझो, जब मियोसिस होता है तो वो 2 पार्ट्स में होता है। एक है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। अब हमारे जो इंटरफेज और एम फेज के स्टेप्स होंगे वो इसी प्रकार होंगे, इसी टाइप से होंगे, ठीक है? तो देखो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैम 2n से n बना। हाँ ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर से दिखाऊं कैसे बनता है? देखो, क्रोमोसोम नंबर से कैसे बनता है कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर से ऐसे बनता है कि ये है एक सेल which is diploid is going to form a haploid and a haploid cell and a haploid and it will form haploid cell and again a haploid and haploid cell, haploid and haploid cell. I'll show you how it happens. मैं क्रोमोसोम बताती हूँ। और ये प्रीवियस सेल ये था जिससे बनना शुरू हुआ, देखो हायरार्की समझो, ठीक है? हायरार्की समझो। पहले इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, फिर इसने 2 सेल्स बनाए, इसने भी 2 सेल्स बनाए। यानी इसमें हुआ क्या होगा कि हमारे पास इसमें कुछ क्रोमोसोम्स थे, तो ये हमारे क्रोमोसोम है। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो आपको पता है क्रोमोसोम नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रोमियर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे रेप्लिकेट करके। तो क्या हुआ कि एक तो ये है क्रोमोसोम, एक तो ये है क्रोमोसोम, दोनों ने अपनी अपनी कॉपी बना ली। इसने अपनी कॉपी बनाई ऐसे, ठीक है? और इसने भी अपनी कॉपी बनाई ऐसे। 1 मिनट, ओके? इसने भी अपनी कॉपी बनाई। Why isn't changing color? इसने भी अपनी कॉपी बना ली ऐसे, और यहां पर भी सेंट्रोमियर है, यहां पर भी सेंट्रोमियर है, ठीक है? अब ये कॉपीज, पहले तो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। जब मियोसिस 1 होगी, अगर आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है, तो आपका कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वो तो मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे हुआ था, पर यहीं समझ जाओगे कि किसमें क्या हुआ। क्रोमोसोम्स ने रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करके अपनी ही कॉपी बनाई। नाउ दिस इज 1 फुल क्रोमोसोम, दिस इज 1 फुल क्रोमोसोम, ठीक है?
कॉपी बनाने के बाद ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे स्प्लिट हो जाएंगे? ये ऐसे स्प्लिट हो गए, कॉपी बनी, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए। इसके बाद ये क्या करेंगे, एक इसका क्रोमोसोम यहां आ जाएगा पहले की तरह, एक इसका क्रोमोसोम यहां आ जाएगा पहले की तरह, एक क्रोमोसोम इसका यहां आ जाएगा, एक क्रोमोसोम इसका यहां, और एक क्रोमोसोम इसका यहां, और सब अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ आए हैं। तो ये इंडिविजुअली एक एक क्रोमोसोम हो गए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, जितने भी सेंट्रोमियर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही क्रोमोसोम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही क्रोमोसोम उतने ही सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपको काउंट करना है कि क्रोमोसोम कितने हैं तो सेंट्रोमियर से काउंट करेंगे, बता चुकी हूं। मतलब यहां पर हुआ मियोसिस, टू, प्लॉइडी देखनी है तो यहां पर थे 46 क्रोमोसोम, ठीक, यहां पर भी कितने थे 46 क्रोमोसोम। मैडम इसमें रेप्लिकेट हुआ तो क्रोमोसोम नंबर बढ़े क्यों नहीं? इसलिए नहीं बढ़े कि सिर्फ डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट हुआ है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हुआ। सो इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस। यहां पर इस स्टेज में जो हुआ वो मैं यहां लिख रही हूं, व्हाट हैपेंड इन दैट स्टेज। क्या हुआ वहां पर कि जो अमाउंट ऑफ DNA doubles and number of chromosome remains same। क्या हुआ यहां पर? अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही है जितना पहले था। यहां भी 2 क्रोमोसोम थे तो यहां पर मतलब दिख रहे हैं यहां पे 2 क्रोमोसोम, तो यहां पर भी 2 ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ डीएनए हैज डबल्ड। तो कॉपी हुई, 46 की कॉपी हुई, 46 ही यहां पर थे बट डीएनए कंटेंट बढ़ गया। अब क्या किया इसने? पहला सेल डिवीजन लगाया, होमोलोगस क्रोमोसोम को स्प्लिट कर लिया, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम को स्प्लिट कर लिया। अब ये भी कोई आसान तरीका नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस लगता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जस्ट ले लो क्या क्या होगा। और फिर जब मियोसिस 2 होगा तो एक एक क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चला जाएगा। नाउ दिस इज 23 एंड दिस इज 23, ये दोनों स्प्लिट हो गए तो 46 का आधा आधा हो गया, 23। नाउ देयर विल बी नो रिडक्शनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, 23 के बाद दिमाग लगाने लगते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन है मतलब क्या हुआ होगा ये भी और कम हो जाएगा, 23 का भी हाफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। 23 आ गया। अब मियोसिस 2 में अगेन ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका एक एक क्रोमोसोम इधर चला गया। जब तक ये साथ में है ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, जैसे ही स्प्लिट हुए और इनके साथ अपना अपना सेंट्रोमियर आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। नाउ दिस इज 23, दिस इज 23, दिस इज 23 एंड दिस इज 23। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है मियोसिस में। अब देखो कैसे होता है। अब देखो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, जब सेल साइकिल चलती है तो पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं, G1 फेज आता है, G2 फेज आता है, S फेज आएगा G1 के बाद, S फेज, और उसके बाद आ जाता है G2 फेज। ठीक है, चलिए इसके बाद M फेज में क्या क्या आता है। M फेज में मियोसिस में 2 चीजें होती हैं। M फेज में मियोसिस में 2 चीजें होती हैं। एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2।
एम फेज में मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या होता है वो देखो। मियोसिस 1 और यहां पर मैं ले लेती हूं मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स क्या होंगे, यही होता है, ठीक है। पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो प्रोफेज, वन मिनट, ओके। वन सेकेंड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। इसी तरीके से मियोसिस में भी होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दोनों में अंतर क्या है, मियोसिस 1 में होने वाला प्रोफेज, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में होने वाला मेटाफेज, मेटाफेज 1, मियोसिस 1 में होने वाला एनाफेज विल बी एनाफेज 1, मियोसिस 1 में होने वाला टीलोफेज विल बी टीलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इतनी बात समझ में आ गई, सबको आ गई। अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये तो चलो हमारे बेसिक स्टेप हो गए, सो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये हमारे बेसिक चीजें हैं, हमें पता है मियोसिस में क्या होगा और हमें पता है कि माइटोसिस में क्या होगा, ठीक है। सॉरी, मियोसिस में, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में क्या होगा हमें ये मालूम है। अब हम एक एक करके प्रोसेस देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। उससे पहले आई वॉन्ट यू टू राइट इन योर नोट्स क्या क्या चीजें वो देख लो। सबसे पहले आप, वन मिनट, हाँ, सबसे पहले आप यहां से लिखोगे मियोसिस के बारे में, ये पूरा लिखोगे, ठीक है। इसके बाद लिख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने का हालांकि देखो कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कॉपी में नोट्स लिखने का। स्क्रीनशॉट तो सिर्फ गैलरी में रह जाते हैं और जिस दिन मेमोरी फुल हो जाती है उस दिन डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि अपनी फोटो स्नैपचैट से क्लिक करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, अरे यार स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो, फिर से देख लेंगे सेशन। ऐसा मत करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी कॉपी में नोट्स प्रॉपर रखो। पहला ये, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये वाला है, ठीक। इसमें आप ये अलग से बनाओगे पूरा प्रोसेस, इसके बाद ये वाला प्रोसेस बनाओगे ये, ठीक है। इसके बाद आप ये लिखोगे और अब हम बात करेंगे इसके आगे। चलिए, डन, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम पता है किस चीज की बात करेंगे, ये इंटरफेज में हम बात करेंगे G1, S और G2 फेज की, ठीक है। चलिए, वन सेकेंड, ओके। चलो, तो इंटरफेस जब हुआ होगा, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एक और चीज कि ये हमारी सेल साइकिल है, ठीक। सेल साइकिल में हमारे पास क्या क्या होता है, सेल साइकिल में हमारे पास होता है एम फेज और इंटरफेज। सारा का सारा इंटरफेज, एम फेज थोड़ी देर का, बहुत कम समय का, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो है ये हमारा, देखो ये यहां से यहां तक, ये यहां तक, ठीक है। ये तीनों चीजें जिसमें इंक्लूडेड है वो हमारा है इंटरफेस। वो क्या है, इंटरफेस। यानी दिस वुड हैव बीन G1, दिस इज S, दिस इज 2 एंड दिस इज M फेज, ठीक। हम बात कर रहे हैं G1, S और G2 फेज की, ठीक है। चलिए, ये बनाना चाहें तो आप बना के रख सकते हैं, सो दैट यू रिमेंबर दिस इज M फेज एंड अदर 3 आर इंटरफेस। अब हम इंटरफेस की बात करते हैं, ठीक है।
इंटरफेज में पहला फेज जो है इट इज G1 फेज, G1 फेज। One minute, it is not ready to listen to me. Why so? दिस इज G1 फेज, ठीक है। कलर को थोड़ा इग्नोर करिए, जब जरूरत होगी तो बता दूंगी कि एक्सेप्ट करना है। तो दिस इज G1 फेज। G1 फेज में क्या होगा, देखो G1 फेज में होता है मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज का रेप्लिकेशन। मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज का रेप्लिकेशन, मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेलीज क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस भी यहीं पे होता है, सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट भी कर जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एस फेज में क्या होगा, एस फेज में देखो क्या होगा। एस फेज की मैं आपको पिक्चर बताती हूं। एस फेज में आप समझो हमारे पास एक ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये इसका अपना सेंट्रोमियर, ये इसका अपना सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। दिस इज गोइंग टू, डीएनए इज गोइंग टू रेप्लिकेट, डीएनए प्लस तो नहीं लिखना चाहिए, बट डीएनए एंड सेंट्रोसोम, बोथ ऑफ देम, डीएनए एंड सेंट्रोसोम एस फेज में रेप्लिकेट कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सेल है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। इसमें क्या होगा कि इसका जो ये क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। हाउ विल इट रेप्लिकेट, ये सेल है, ठीक है। इस सेल में रेप्लिकेशन कैसे होगा, ये एक डीएनए था, एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा इस तरीके से, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों डीएनए अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे। इसने कॉपी बनाई यहां पर, ठीक है, और इसने कॉपी बनाई यहां पर, ठीक। डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही है। जब रेप्लिकेट हुआ होगा तो ये हो गया ये वाला क्रोमोसोम, ये हो गया इसी का पार्ट, ठीक। और दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है। ध्यान देना इस बात पर, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और ये वाला और ये वाला ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दोनों जो हैं ये है नॉन सिस्टर
क्रोमैटिड्स, ठीक है। दिस होल इज वन क्रोमोसोम, दिस होल इज वन क्रोमोसोम, दिस होल इज वन क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हुआ होगा। बेसिकली यहां हुआ क्या है, डीएनए रेप्लिकेट कर गया। क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट कर गया इस पूरे प्रोसेस में, ठीक। ये तो हो गया हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, ये क्या हो गया हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक बात यहां पर ध्यान से सुनना, कभी ऐसा मत सोचना कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है। क्या हुआ है, डीएनए का अमाउंट बढ़ा है। मैं यहां लिख देती हूं, डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस, डीएनए अमाउंट इंक्रीज हुआ, क्रोमोसोम नंबर इज सेम। क्रोमोसोम नंबर में भाई कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही है, ठीक है। अब आ जाओ, ये डीएनए का काम तो हमने पूरा कर लिया, अब बारी है सेंट्रोजोम की, ठीक है। तो ये यहां पर सेंट्रोजोम जो है कुछ नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा कॉपी बना लेगा, ठीक है। ये सीधी सीधी कॉपी बना लेगा। देखो ये सेंट्रोजोम है, ये इस तरीके से अपनी कॉपी बनाएगा। सेंट्रोजोम के अंदर ये एक सेंट्रोजोम, ये दूसरे सेंट्रोजोम अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है, इस तरीके से। ये सेंट्रोजोम ने अपनी कॉपी बना ली। दिस हैज फॉर्म्ड इट्स, ये हो गया रेप्लिकेट, ये क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, क्लियर है। चलो, तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट, एस फेज कंप्लीट। ऑल राइट, चलिए नोट कर लीजिए इसको। यहां पर आप लिख लो सेंट्रो, अरे सेंट्रो के आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी अपनी, सेंट्रोजोम रेप्लिकेट। सेंट्रोजोम भी क्या कर गया, रेप्लिकेट कर गया। अब बारी है G2 फेज की। अब क्या बारी है, G2 फेज की। तो देखिए पहले इतना लिख लिया, ठीक है। नाउ सी व्हाट विल हैपन इन दी G2 फेज। अब हम आ गए हैं G2 फेज में। व्हाट विल हैपन इन दी G2 फेज। देखो G2 फेज में और प्रोटीन बनता है। G1 फेज में प्रोटीन बना था और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट कर गए थे, पर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे, कुछ अभी भी बाकी थे। मैंने कहा था मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट, नॉट ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज। तो यहां पर पहले तो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, पहले तो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। दूसरी स्टेज में पता है क्या हो जाएगा, जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेलीज थे वो भी रेप्लिकेट कर जाएंगे। अब हमें मैम कैसे पता चलेगा कौन से सेल ऑर्गेनेलीज बच गए थे, मैं बता रही हूं ना, है ना, उसके लिए मैं हूं। तो देखो कौन से सेल ऑर्गेनेलीज बच गए थे, जो बच जाते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जहां जिस सेल में जो भी होगा it replicates, mitochondria and chloroplast replicates। ये हो गया आपका इंटरफेस कंप्लीट। ये क्या हो गया, इंटरफेस कंप्लीट हो गया। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। देखो ध्यान से फिर से, G1 फेज में सिर्फ प्रोटीन बना और सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट कर गए, बट नॉट ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, कुछ ही सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट कर पाए। G2 फेज में डीएनए और सेंट्रोजोम का हो गया कॉपी। तो डीएनए की कॉपी बनी है, फोटोकॉपी हुई है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, डीएनए अमाउंट डबल हो गया। तो ये पहले ऐसा जो हमारा स्ट्रक्चर दिखता था सेल का, जिसमें एक क्रोमोसोम ये एक क्रोमोसोम ये, इनने अपनी कॉपी बनाई। तो इस वाले का सिस्टर क्रोमैटिड ये, इस वाले का सिस्टर क्रोमैटिड ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इन दोनों के अगर अलग अलग क्रोमैटिड्स देखोगे तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और आपको कैसे पता चला ये एक क्रोमोसोम है, भाई सेंट्रोमियर को देखोगे, जितना सेंट्रोमियर
उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। अब मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट जो ये सेशन देख रहा होगा वो ये बात नहीं भूलेगा। चलिए, इसके बाद सेंट्रोसोम रेप्लिकेट कर गया और सेंट्रोसोम आगे जाकर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जिससे स्पिंडल रेज निकलेंगी, स्पिंडल फाइबर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला काम यहां पर हो गया, इसका रेप्लिकेशन हो गया। आगे गए तो हमने देखा G2 फेज में हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट कर गए, यानी यहां पर और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना, साथ ही में जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेलीज थे वो भी रेप्लिकेट कर गए। फटाफट से पहले आप ये वाला लिखिए, इसको लिख लिया। चलिए इसके बाद ये वाला लिखिए, ये वाला लिख लिया। चलिए अब बारी है हमारे किस पर जाने की, इंटरफेज हमने कंप्लीट किया, अब हम एम फेज में आए। एम फेज में मैंने आपसे कहा था मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो अब हम चालू करेंगे मियोसिस 1। तो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस 1। अरे मियोसिस 1 में व्हाट इज रॉन्ग विद इट, 1 सेकेंड। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या होता है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है और बेसिकली अगर कहा जाए तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट काम जो है वो प्रोफेज 1 में हो जाता है। मैडम कैसे? ऐसे हो जाता है कि आपको मालूम है, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर इज अ मैन, देयर इज दिस मैन, ठीक, ये इनकी शर्ट के बटन, ये इनकी आईज, दिस इज अ हैप्पी मैन विद द मुस्टैचेस, ठीक है, एंड ठीक, चलो तो ये जो अंकल है ना, इनके हैं 4 बेटे, ठीक है, इनके हैं 4 बेटे, या चलो 4 बेटियां मान लेते हैं, है ना, क्यों बेटियां मान लेते हैं, 2 बेटे 2 बेटी ऐसा कर लेते हैं, चलो। सो ही हैज 2 sons and 2 daughters, 2 daughters like this, ठीक है, he has 2 sons and 2 daughters, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये देख पाती हूं या हमें ये पता चलता है कि ये जो अंकल हैं, इनका बेटा 1, बेटा 2, बेटी 2, बेटी 3, बेटी 4, ऐसा है ना। चलिए जब हम इनको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये सबके सब आपको क्या लिखता है, एक जैसे लगेंगे कि अलग अलग लगेंगे? डेफिनेटली ये सब कैसे दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। सो दे ऑल लुक डिफरेंट, ये सब अलग अलग दिखते हैं। ठीक, सपोज ये कालूराम अंकल हैं, इनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे इनके अलग अलग दिखते हैं, कोई भी एग्जैक्ट इनके जैसा नहीं दिखता या कोई भी आपस में एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, और हमने तो किया था रेप्लिकेशन, जो क्रोमोसोम है उसका तो रेप्लिकेशन होता है ना, उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो अगर रेप्लिकेशन ही हुआ था, अगर मैंने सिर्फ जेरोक्स ही कराया था, फोटोकॉपी ही कराई थी, तो ये सारे अलग कैसे दिख रहे हैं, ये तो सेम होने चाहिए थे। तो फिर हाउ डू दे लुक डिफरेंट, ये कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसे हुआ का जवाब प्रोफेज 1 देता है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज प्रोफेज के पास कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ और फेजेस या सब फेजेस कह सकते हो होते हैं, जहां पर ये डिफरेंट कर देता है चीजों को। तो बेसिकली प्रोफेज 1 करता क्या है? प्रोफेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? भारी काम, इंपॉर्टेंट काम है that it brings about changes। ठीक है, it brings about the changes, it forms recombination। ये क्या कराता है? recombination कराता है। ये क्या कराता है? recombination, that is it forms change in the genetic material। प्रोफेज 1 की वजह से कुछ ऐसा होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स में और जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, एंड फॉर्म्स चेंज, इट चेंजेस द जेनेटिक
मटेरियल, यानी यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होके जा रहा था उसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, वो चेंजेस हो गए. सो द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1. हाउ करके बताओ होगा कैसे? देखो प्रोफेज 1 के स्टेप्स क्या होते हैं. प्रोफेज 1 के कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है लेप्टोटीन. पहला स्टेप होता है लेप्टोटीन. दूसरा होता है जाइगोटीन. थर्ड वन इज पैकेटीन. देन वी हैव डिप्लोटीन. Then we have diplotin, and after diplotin we have dikinesis. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. These are the sub phases of प्रोफेज 1. ये प्रोफेज 1 के सब फेजेस हैं. अब देखो इसमें क्या होगा. ठीक, हम एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रोफेज 1 की. ठीक है, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन की. सो इन फर्स्ट केस, इन केस ऑफ लेप्टोटीन, इन केस ऑफ लेप्टोटीन, ठीक, लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में होता है कंडेंसेशन. लेप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन. क्या होगा? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हो जाता है. ठीक है, यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको कंडेंस कर दिया जाता है, लपेटा जाता है. ठीक है, कंडेंसेशन होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो हम कह सकते हैं कि लेप्टोटीन में लपेटा जाता है. शैल वी से दैट? ओके, सो हम ऐसा मान लेते हैं, याद रखने के लिए, लेप्टोटीन में लपेटा जाता है. ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड फेज होगा, जो हमारा सेकेंड फेज होगा उसमें क्या होगा? सेकेंड फेज इज जाइगोटीन. तो देखो जाइगोटीन में क्या होगा. सी व्हाट हैपेंस इन दी जाइगोटीन. जाइगोटीन के केस में हमारे पास ये हमारा सेल है. ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स है. ठीक, ठीक है. सो वी हैव क्रोमोसोम्स ओवर हियर. इस फेज में देखो होता क्या है. आई शैल नॉट यूज दिस कलर बिकॉज क्रोमोसोम जो हमने बनाया है, ठीक है, ये सही है. चलिए, अब इसमें क्या होता है, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स. रेप्लिकेशन तो हो चुका था. ठीक है, रेप्लिकेशन तो कर लिया था हमने इंटरफेज में. अब ये हमारे क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम. सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपस में पेयर अप हो जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप सबसे पहले स्टेप में. कैसे पेयर होते हैं? इनके दोनों के बीच में कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है. कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो वो जो केमिकल कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया.
होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर अप हो जाते हैं तो इस फीचर को हम कहते हैं सिनैप्सिस। इस फीचर को हम कहते हैं सिनैप्सिस। तो क्या क्या चीजें हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो गए, केमिकल कॉम्प्लेक्स बना, मतलब सबसे पहले बेसिकली केमिकल कॉम्प्लेक्स बना तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमने उसको बोल दिया, और क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस एक जैसे वो पेयर अप हो गए एक साथ, और इसको हम सिनैप्सिस कहते हैं। अब इसमें से सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मैं अभी बता दे रही हूँ, आगे फिर मैं उसे बार बार नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उसे यूज करूंगी जो मैंने बताया है। अगर आप देखो तो ये जो ब्लू वाला और रेड वाला है ये दोनों क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को सी दिस एंड दिस, तो एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म्स है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। These are sister chromatids. This is what happens in the zygote stage. zygote stage में ये सब चीजें होंगी। तो हमने लेप्टोटीन देख लिया, हमने zygote देख लिया, अब बारी है पैकेटीन की। अब किसकी बारी है, पैकेटीन को देखने की। ठीक है, तो पैकेटीन में क्या क्या होगा, पैकेटीन में क्या क्या होगा वो देखेंगे। इतना नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैकेटीन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली स्लाइड देखो, इस स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है, जब मैंने आपको पहले दो स्टेप्स दिखाए तो आपको ऐसा तो कुछ नहीं दिखा कि रिकॉम्बिनेशन हुआ, दिखा क्या, नहीं दिखा। अब देखो थर्ड वाले में दिखेगा, यानी कि पैकेटीन में एक एंजाइम आ जाता है, एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये चेंज इन जेनेटिक मटेरियल कराने के लिए रिकॉम्बिनेशन करवाता है। सो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस हियर। यहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, कैसे होता है, ये सेल है, ठीक है, इसमें ये हमारा क्रोमोसोम था इस तरीके से। अब आपको याद है मैंने यहां पर ब्लू वाला क्रोमोसोम बनाया था, आई हैड मेड अ सेपरेट क्रोमोसोम ओवर हियर, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया था इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहां पर जो क्रोमोसोम है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं, है ना, दिस इज वन आर्म एंड दिस इज अनदर आर्म, तो दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर, ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर दिख रही है, देयर इज एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ओवर हियर। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, chiasmata. This is called as chiasmata. So there is a recombinase enzyme that performs recombination. और recombination होगा कैसे, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। ठीक है, इतना लिखो, बनाओ इसे फटाफट से। डन। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में, यानी कि क्या हो गया होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 1 minute. Exchange of genetic material. ठीक है, तो बेसिकली ये जो यहां पर फॉर्म हुआ है, ये जो प्रोसेस यहां पर हुआ है, इसकी वजह से अब आप देखो कैसे चेंजेस आएंगे कि हमारे सबके क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है, अब आप देखो कैसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, कौन सा, पैकेटिन वाला। अब हमने 3 पार्ट्स देख लिए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन। तो ये पैकेटिन भी हो गया। अब बारी है डिप्लोटीन की। ठीक है, तो डिप्लोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, हेडिंग डाल लो डिप्लोटीन। सो दिस इज पैकेटिन एंड देन वी हैव डिप्लोटीन। अब देखो डिप्लोटीन में क्या होगा, ये जो क्रॉसिंग ओवर दिख रही है ये पैचेस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स थे, पैचेस फॉर्म हुए होंगे। ये जो क्रॉसिंग ओवर हो गई, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर यानी कि आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक क्रॉस बना हुआ है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज एस शेप्ड, एक्स शेप्ड कियाज्मेटा, कियाज्मेटा। ठीक है, तो यहां पर आपको डिफरेंट पैचेस दिखने लग गए थे क्रोमोसोम पे, है ना, और यहां पर क्या हो गया, कियाज्मेटा फॉर्म हो गया, ये एक्स शेप्ड कियाज्मेटा फॉर्म हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, और जो हमारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था यानी कि केमिकल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। सिनेप्टोनेमस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो गया डिसॉल्व। ये क्रॉसिंग ओवर होना चालू हो गई थी, यहां पे पूरी क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस क्या था हमारा, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस, तो हेडिंग है डाइकाइनेसिस, हेडिंग है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये सेल है, अब दोनों कैसे रहे होंगे क्रोमोसोम्स, देखो एक तो ये था, एक तो ये था, दूसरा ये था, है ना, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना तो ये इसका है और ये इसका है, लेकिन इस वाले का क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो कुछ पैच यहां पर आ जाएगा, इसका भी कुछ पैच यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी एक पैच आ जाएगा, एक पैच यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो इसका सिस्टर क्रोमैटिड था इस क्रोमोसोम का, इसके पैचेस ये वाले क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड पर आ जाएंगे, तो इसके पैचेस यहां आ गए ये। ठीक है, तो अगर आइडियली आप इसे अभी ही देख लो, 1 मिनट, ये इसका सेंट्रोमियर। ठीक है, अगर आप इसे अभी ही देखोगे, है ना, मैं आपको बस एक हिंट दे रही हूं, अगर मैं इन चारों को अलग करूं अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ, तो एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, और ये। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने इसको लेकर आई तो ये वाला क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है, फिर इस वाले में इसके पैचेस हैं तो ये मैच बिल्कुल अलग बन गया, फिर इस वाले में इसके पैचेस हैं तो ये वाला मैच बिल्कुल अलग बन गया, और ये वाला तो अलग ऑलरेडी है। तो मतलब क्या हुआ, ये सब आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल गए, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन अभी हमें इस चीज पर नहीं जाना है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको पहचानने के लिए बताया है। एक्चुअली डाइकाइनेसिस वाले स्टेज में क्या क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स सेपरेटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट होना चालू कर देगी, यानी ब्रेक होने लग जाएगी इस तरीके से, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ब्रेक हो रही है ऐसे, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग। ओके, ये ब्रेक होना चालू हो गई। ठीक, और बाहर क्या रहा होगा, बाहर दूसरा सेल रहा होगा, इसके ऊपर सेल रहा होगा, सेल रहा होगा मतलब ये तो न्यूक्लियस है, सेल रहा होगा, तो यहां पर स्टार शेप का
स्पिंडल अपैरेटस अब क्या होगा ना, स्पिंडल अपैरेटस बनना चालू हो जाएगा और स्पिंडल अपैरेटस विल स्टार्ट टू सेपरेट। तो ये स्पिंडल अपैरेटस जो है, ये स्पिंडल अपैरेटस जो है, इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द पोल। इसकी भी कॉपी बन चुकी थी तो वो पोल की तरफ मूव करना चालू कर देगा। सो स्पिंडल अपैरेटस तो नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है, स्पिंडल अपैरेटस स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, अलग अलग मूव करना चालू कर देगा। और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमेशा देखना जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होंगी, यहां पर सेल ऑर्गेनेलीज आर गोइंग टू डिसअपीयर। सेल ऑर्गेनेलीज हमेशा प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज disappear. So this is what is going to happen in dikinesis. Dikinesis में ये काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, डाइकाइनेसिस तक समझ आ गया। चलिए अब डाइकाइनेसिस के बाद क्या होगा, डाइकाइनेसिस पे आपका प्रोफेज खत्म, डाइकाइनेसिस के बाद प्रोफेज खत्म, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो देखो मेटाफेज जो है वो चालू हो जाएगी, मेटाफेज स्टेज चालू हो जाएगी। यहां पर हमारा प्रोफेज खत्म, ठीक है, द प्रोफेज हैज एंडेड ओवर हियर। लेट्स टॉक अबाउट मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, ये दिस इज डबल स्टार, ओके, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोफेज 1। तो ये प्रोफेज 1 से आया था, प्रोफेज 1 से आया था तो मेटाफेज 1 पर जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल में 1 मिनट, हाँ, इस सेल में देखो मेटाफेज प्लेट पर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से मेटाफेज प्लेट ये सेंटर में ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और स्पिंडल अपैरेटस यहां दिखने लगेगा, ठीक, और स्पिंडल अपैरेटस अपने स्पिंडल फाइबर से इनको पकड़ लेगा, और स्पिंडल फाइबर से ये कहां पकड़ता है, कौन सी जगह पे, काइनेटोकोर पे। सो स्पिंडल फाइबर मिल गया, स्पिंडल अपैरेटस, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर, स्पिंडल फाइबर आ गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर। तो वो क्या बना लेगा, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट बन जाती है, बीच में ये मेटाफेज प्लेट बन गई, ये स्पिंडल अपैरेटस है एंड दिस इज मेटाफेज प्लेट। इतनी बात समझ में आ गई, इतना काम हो जाएगा मेटाफेज 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, मेटाफेज 1 के बाद क्या आता है, एनाफेज, एनाफेज 1, एनाफेज 1 आ गया, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर अभी तक बीच में क्रोमोसोम्स को पकड़ा हुआ था, यहां से ये स्पिंडल फाइबर आया, यहां से ये स्पिंडल फाइबर आया, तो ये वाले जो क्रोमोसोम है इसके काइनेटोकोर को चिपक गया, ये इसके काइनेटोकोर को चिपक गया। अब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, ये सेल है, ठीक, स्पिंडल फाइबर हमें कहां दिख रहा था, यहां पर ये ऐसे ऐसे एस्टर बना हुआ था, ठीक है, और इसने अपने ये शॉर्ट कर लिए, आर्म्स शॉर्ट कर लिए स्पिंडल फाइबर ने। तो ये वाला क्रोमोसोम जो था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये पूरा उठ के कहां चला गया, एक ऑपोजिट पोल पर, है ना। और साथ ही में ये वाला जो था, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल पर आ गया, वो वाला क्रोमोसोम उस पोल पर चला गया। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स
सेपरेट, ठीक, रीच ऑपोजिट पोल्स, कहां पर चला गया, रीच ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स पर चला गया, ठीक है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर था, स्पिंडल फाइबर जो था उसका क्या हो जाता है, वो शॉर्टन हो जाता है, तो अपनी तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम को खींच लेता है, ठीक है, अपनी तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम को खींच लेता है। इसके बाद आता है टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, तो टीलोफेज 1 में क्या हुआ, टीलोफेज 1 में उल्टा, किसका उल्टा होगा, जो हमारा एनाफेज है उसका उल्टा, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आ गई, सेल ऑर्गेनेलीज रीअपियर, वापस से सेल ऑर्गेनेलीज दिखने लग गई, है ना, ये तो अपने बन ही गए। उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सीन, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, द ऑपोजिट ऑफ एनाफेज, सॉरी ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। अगर कुछ याद ना आए तो ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज याद रखना, ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, इतना हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मियोसिस 2 की तरफ, ठीक है, तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था। मियोसिस में देखो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, डॉटर सेल्स में, हेंस इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। मियोसिस अकर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पर ये मियोसिस का प्रोसेस होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने मियोसिस 1 में देखा, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस, तो मैंने आपको क्या बोला था, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है, तो ये इनमें क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करो प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस क्या क्या थी, पहले लपेटो, लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पहले हम बात करेंगे लेप्टोटीन में क्या होता था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सो कंडेंसेशन एंड coiling of chromatin fiber leads to formation of distinct chromosome which appear as fine single threads of beads। कैसे लगने, ये पता है बेसिकली क्या है, जब क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है, हम कह देते हैं क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, तो क्रोमोसोम कंडेंस कैसे होता है, क्रोमोसोम क्या, हम बोलेंगे कि क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस कैसे होता है, तो ये जो हमारा डीएनए होता है वो प्रोटीन होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो क्योंकि बहुत सारा हमारे पास क्या बैठा हुआ है, बहुत सारा हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल बैठा है, ठीक, क्रोमैटिन मटेरियल को हमको समेट के क्रोमोसोम के अंदर धसा के भरना है, तो हम क्या करेंगे, एक ले लिया हमने बॉल ऑफ प्रोटीन विच इज हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर ये जो हमने क्रोमैटिन मटेरियल है अपना डीएनए, इसको लपेटना शुरू किया, लपेटना शुरू किया, लपेटना शुरू किया। तो बेसिकली ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये हिस्टोन के 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से एक एक निकल कर आता है, मतलब बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, उनमें से 2-2 अपने पार्ट्स देता है, ठीक है, H1 वाला नहीं देता, हिस्टोन 5 टाइप का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H1 वाला नहीं देता कोई भी प्रोटीन, सिर्फ ये चारों 2-2 प्रोटीन दे देते हैं, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन से एक बॉल बनती है, उस बॉल के ऊपर लपेटा जाता है हमारा डीएनए, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, और फिर ऐसे ही एक और बॉल बनी होगी, ऐसे ही एक और बॉल बनी होगी, ऐसे बॉल बनती जाती है और फिर हमारा डीएनए उस पर लपेटा जाता है। और ये बीच में आप एक थ्रेड देख रहे हो जो सारी बॉल्स को कनेक्ट कर रहा है, ये थ्रेड किससे बना, मैंने आपसे कहा था हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप का है, H1, H2, H3, H4, H5, उसमें ये चारों जो है वो बॉल बनाने के लिए 2-2 प्रोटीन दे देते हैं, तो फिर H1 वाला क्या करता है, H1 वाला इनके बीच में ये धागे बना देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई माला हो जिसके ऊपर मोती लगे हुए हैं, तो ये वही वाला बोला गया है, सिंगल थ्रेड ऑफ बीड्स जैसा स्ट्रक्चर जब बन जाता है, इस तरीके से ये कंडेंस हो जाता है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल, तो हम बोल देते हैं क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है लेप्टोटीन में। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम थिकर देयर डुअल नेचर इज सीन। तो अब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, घुस जाते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, थिक दिखने लगते हैं। फिर आओ जाइगोटीन पे, ठीक है, जाइगोटीन,
जाइगोटीन वाली स्टेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। मैंने आपको बताया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग फॉर्म कर लेते हैं तो हम उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, एक साथ आकर इकट्ठे हो गए हैं और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था। एंड अकम्पेनिड बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम अकर एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब क्या है, वो दोनों एक साथ ऐसे टेट्राड बना लिया था ना उनने, एक क्रोमोसोम ये था, एक ये था, एक क्रोमोसोम ये था, एक ये था, तो इनने क्या करा, हमने इनको बोल दिया ये बाइवेलेंट है। यहां पर आप देखोगे तो ये बाइवेलेंट दिख रहा है, यानी कि इसने टेट्राड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जब बन जाए तो हमें क्या दिखने लगता है, टेट्राड। सो इसको हमने क्या बोला, बाइवेलेंट हो गया है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की दो चीजें हुई, एक तो पेयरिंग हो गई, दूसरी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया। दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज हैपेंस इन द जाइगोटीन। ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ो। पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम विजिबल। सब क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही है। बाइवेलेंट बिकम टेट्राड, ये तो छोड़ दो, हम देख चुके हैं। रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हैपेंस। ठीक है, नोड्यूल्स द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर। तो आपको मैंने बना के बताया था कि एक क्रोमोसोम ये है, इसके अंदर ये ऐसा दिखने लगता है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन यानी कि साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिखने लगती है, कहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। सो क्रॉसिंग ओवर इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जहां पर आपका रिकॉम्बिनेशन होने वाला होता है वो होता है पैकेटिन। प्रोफेज 1 का एक थर्ड स्टेज पैकेटिन। पैकेटिन वाले स्टेज में जहां रिकॉम्बिनेशन होगा वहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ था, डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था यहां पे वो कैजमेटा जो एक्स शेप्ड है ना, वो तो रहेगा लेकिन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी इस जगह को छोड़ के बाकी, इस जगह को छोड़कर क्या हो जाएगा, बाकी सेपरेट होने लगेगा। तो हमें ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कैजमेटा बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिप्लोटीन पे कैजमेटा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कैजमेटा मूव टू द टिप, टर्मिनलाइजेशन में स्लिप ऑफ और रिमेन ऑन द टिप्स। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज 1। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, उनमें एक दूसरे के हमको क्या दिखने लगते हैं, पैचेस दिखने लगते हैं ना। ये पैचेस दिखने लगते थे ऐसे, है ना, मैंने ये बना के बताए थे पैचेस। सो डाइकाइनेसिस, कैजमेटा मूव टू द टिप, टर्मिनलाइजेशन हो गया कैजमेटा का, एंड में स्लिप ऑफ, ये क्या हो गए, स्लिप ऑफ हो गए, रिमेन एट द टिप। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ये क्या बताता है, मेटाफेज 1 का ट्रांजिशन, कि अब भाई मेटाफेज 1 आने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 के बारे में, मेटाफेज 1 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको यहां बता चुकी हूं। ठीक है, देखो अब मेटाफेज 1 के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट यानी कि टेट्राड्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। इक्वेटर पर अगर ये अरेंज हो जाए तो क्या बनेगा, मेटाफेज प्लेट बनेगी। तो मेटाफेज प्लेट बन जाती है। इसके बाद सेंट्रोमियर्स आर अलाइंड इन 2 रोज। सेंट्रोमियर क्या करेगा, 2 रोज में अलाइन हो जाएगा, है ना। तो ये एक और दूसरा ये, तो इसके जो आपको सेंट्रोमियर हैं वो रोज में अलाइन दिख रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज 1 आएगा। एनाफेज 1 में क्या होगा, मेंबर ऑफ एवरी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट हुआ है, एक एक क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुआ, पेयर सेपरेट हुआ है। ठीक है, सो separate from each other and start moving to the opposite poles of spindle. Centromere do not split. Centromere split नहीं हुआ का मतलब है ये पूरा ऊपर की साइड जाएगा, ये पूरा नीचे की साइड जाएगा अपने स्पिंडल के पास। ये अपने स्पिंडल के पास ऊपर गया था, ये अपने स्पिंडल के पास नीचे गया था। देखो ऐसे ही हुआ था क्या, ऐसे ही हुआ था।
ये इसके पास ऊपर चला गया था अपने काइनेटोकोर अपना पूरा क्रोमोसोम लेकर, ये भी ऐसे ही आ गया था, है ना। चलिए आगे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल में जहां आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक साथ दो दो दिख रहे थे, वो क्या हो गया, अभी रिड्यूस हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिए, अपने नोट्स में होना चाहिए एनाफेज 1 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल, क्रोमोसोम अपनी जगह पहुंच गए जहां पहुंचना था, यानी कि पोल्स के पास, स्पिंडल के पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 तक एंड कर लो, ये पॉइंट लिख लो, और अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो ये वाला जरूर नोट कर लो। डन, ओके। अब यहां पर हमारा कौन सा खत्म हो गया, मियोसिस 1 का प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया, सही है। चलो अब क्या होगा, मियोसिस 1 जब हो गई तो हमने ये पाया कि थोड़ा साइटोकाइनेसिस भी हुआ, ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान हमें ये मिला कि वो जो दो ऑपोजिट पोल पर हमारे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके ऑपोजिट पोल पर चले गए थे, तो एक ये और एक ये बन गया, ठीक है। और इनमें थे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से, ये, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज टीलोफेज 1 के बाद थोड़ा साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। टीलोफेज 1 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है ये तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे, दो सेल्स मिल जाएंगे, ये एक सेल, ये दो सेल, दोनों में अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जिसके पास, ये कभी मत भूलना कि इसके पास पिछले वाले के पैचेस हैं, इस वाली सिस्टर क्रोमैटिड के, और इसके पास पुरानी वाली सिस्टर क्रोमैटिड के पैचेस हैं उस वाली के। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, अलग अलग हैं, ये इसका पैच अलग है, इसका पैच अलग है ना। तो चारों में अलग अलग चीजें जाएंगी बाद में, पर अभी हमारे पास दो हो गए। अब आता है इंटरकाइनेसिस, एक स्टेज। जैसे देखो एक चीज समझो, जैसे मूवीज में इंटरवल होता है, तो आप समझो कि आपने आधी मूवी देख ली है इसकी, मियोसिस की, अब इसकी आधी मूवी आगे होगी, तो बीच में इंटरवल आएगा, तो उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं यहां पर, दैट इंटरवल इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। उस इंटरवल को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है, इंटरकाइनेसिस में बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो इट इज द फेज वेयर नो डिवीजन टेक्स प्लेस, यहां पर कुछ भी काम नहीं होगा। अब सेल इतना सारा काम करके आया था तो थोड़ी देर सोचा हाँ सुस्ता लूं, तो ये सुस्ताने आया इंटरकाइनेसिस में, कुछ ऐसा करने नहीं वाला है। सो नो सच सेल डिवीजन, नो सच डिवीजन, नो रेप्लिकेशन, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मियोसिस 2। देखो टीलोफेज 1 के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस फॉलोज द टू न्यूक्लियर डिवीजन, वो जो दो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो जाता है। एंड सो डॉटर सेल्स आर फॉर्म्स, तो दो डॉटर सेल्स बन गए थे, अभी अपन बना के आए हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरवल यानी कि इंटरकाइनेसिस, इसको ऐसे ही याद रखना, इंटरवल केवल मियोसिस में आएगा, ठीक है। इंटरवल केवल मियोसिस में होगा, कहां होगा, मियोसिस में, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू अ शॉर्ट इंटरफेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, समटाइम्स दिस फेज में बी एब्सेंट, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा और हो सकता है कि ये फेज हो ही ना, ये फेज भी एब्सेंट हो। इसके बाद आ जाता है अपना मियोसिस 2। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस एंड इट इज ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, कैसे नहीं समझे, देखो जरा इसको क्या हुआ इसमें, ठीक है। तो देखो जब अगर हम ये देखें ना, जो हमने अभी पढ़ा वो ये कह रहा है बेसिकली कि
मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। तो मियोसिस 1 जो था वो था रिडक्शनल, वो कैसा था, रिडक्शनल था। लेकिन जब मियोसिस 2 हुआ तो बेसिकली इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ, दिस वॉज इक्वेशनल, इक्वेशनल लाइक माइटोसिस, इक्वेशनल लाइक माइटोसिस, माइटोसिस की तरह ही इक्वेशनल था ये, ठीक है, यही बात बोली है। अब इसमें क्या क्या होगा, देखो इतना लिख लिया, इतना लिख लिया ना, गुड। चलिए अब इसमें क्या क्या होगा देखते हैं आगे। एनाफेज 1 पहुंचेंगे अपन, है ना। अब वापस से सॉरी एनाफेज 2, अब वापस से जैसे मियोसिस हो गया, मियोसिस में हमने क्या करा, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में मैंने क्या बताया था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब अपन प्रोफेज 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर बार प्रोफेज में जो काम होता है वही होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाएगी, और कंडेंसेशन हो जाएगा हमारा जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, है ना, डीएनए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, सेल ऑर्गेनेलीज भी डिसअपियर हो जाएंगे। सो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू 2, सेंट्रोमियर 2 में डिवाइड कर गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स एज द डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या हुआ, ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, है ना। पहले देखो एनाफेज, एक मिनट, प्रोफेज नहीं पढ़ा हमने, सॉरी 1 मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, मियोसिस 2 तक हमने पढ़ लिया था, मैं दूसरी स्लाइड से चालू कर दिया। हाँ, कैरियोकाइनेसिस में अब क्या क्या होगा मैं बता रही थी आपको, प्रोफेज 2 होगा। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाएगी, सेल ऑर्गेनेलीज चले जाएंगे, और कंडेंसेशन हो जाएगा हमारे जेनेटिक मटेरियल का। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, देखो कंडेंसिंग चालू हो गई है, एंड बिकम्स शॉर्टर, कंडेंस होके शॉर्ट होने लग गए, वापस से वही प्रोसेस जो माइटोसिस में पढ़ के आए थे, ठीक। तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में जैसे ये हमारा सेल है, तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, अभी इस वक्त मैं आपको जो कंडीशन दिखा रही हूं वो उस कंडीशन में दिखा रही हूं जब हमारे पास 2 सेल फॉर्म हो गए थे, है ना। मियोसिस 1 में हमने ऐसे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर लिए थे, या बोलो हाँ कर लिए थे मैडम, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। अब मैं इस एक सेल की कहानी आपको बता रही हूँ, ठीक है, इस एक सेल को बता रही हूँ, दोनों सेल में वैसे ही होगा। अगर मैं आपको इस एक सेल की कहानी बताऊं, तो इस एक सेल में ऐसा सेल था, तो इसमें सबसे पहले प्रोफेज 2 में क्या हुआ, प्रोफेज 2 में बेसिकली कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स ईच क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग एंड बिकम शॉर्टर, और क्रोमैटिड्स जो है सिस्टर क्रोमैटिड वो शॉर्ट भी हो गई, ठीक। फिर इसी सेल में आया मेटाफेज 2, तो मेटाफेज 2 में क्या हुआ, मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पर ये अरेंज हो गया, ठीक है, और यहां पर स्पिंडल बना होगा, यहां पर स्पिंडल बना होगा, इससे स्पिंडल फाइबर निकले होंगे और काइनेटोकोर से जुड़ गए होंगे, यही हुआ। तो मेटाफेज 2 में क्या हुआ, मेटाफेज प्लेट मिल गई, मेटाफेज प्लेट दिख गई, और जब मैं लिख देती हूं ना कि मेटाफेज प्लेट दिख गई, तो इसका मतलब कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो गए मेटाफेज प्लेट बना के, और उनका जो काइनेटोकोर था, काइनेटोकोर से एक स्पिंडल ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ा, एक स्पिंडल नीचे वाले फाइबर से जुड़ा, नीचे वाले स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब ये अरेंज है और काइनेटोकोर पर दोनों पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब अलग हो जाएंगे यार, अब क्या होगा, अलग हो जाएंगे, अब इन्हें अलग होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे किसमें, एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर अपैरेटस, ये स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है, और एक एक क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गया और स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गए।
ये मैंने एक सेल का बताया, एक डॉटर सेल। दूसरा डॉटर सेल जो है, जो वहां पर बना था जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, तो मैं एक की कहानी बता रही हूँ, दूसरे में भी वैसे ही होगा। तो एक में एक ही क्रोमोसोम था, उसमें थी सिस्टर क्रोमैटिड, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गई, ऑपोजिट पोल्स पर चली गई, कहां, एनाफेज 2 में। ठीक है, एनाफेज 2 तक ये हो गया। तो हम इतना पढ़ ले, एनाफेज 2 में क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुई, सेपरेट होकर कहां पहुंच गई, रीच ऑपोजिट पोल, रीच ऑपोजिट पोल, कहां पहुंच गई, ऑपोजिट पोल पे। इतना पढ़ लेते हैं, यहां तक तो प्रोफेज 2 तक हो गया। मेटाफेज में देखो, बाइपोलर स्पिंडल इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, बाइपोलर ऑपोजिट पोल पर स्पिंडल फॉर्म हो गया। क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, यानी कि मेटाफेज प्लेट बन गई। ये वाला पार्ट जो है ये आपने नोट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन एनाफेज 2 पढ़ेंगे। एनाफेज 2 में देखो क्या हुआ, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया बीच में से। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट मूव टू ऑपोजिट पोल्स एज डॉटर क्रोमोसोम। अब ऑपोजिट पोल पर सिस्टर क्रोमैटिड चली गई और किसके साथ गई हैं, अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ गई हैं। तो जब गई थी तो सिस्टर क्रोमैटिड थी, बाद में जाकर के अलग अलग पूरा क्रोमोसोम बन जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब टीलोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा, प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट। सो क्रोमोसोम हैव रीच्ड द पोल, क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गए। हम उसे क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, देखो एनाफेज 2 में हम उसे क्या बोल रहे थे, सिस्टर क्रोमैटिड। टीलोफेज 2 में आते ही क्रोमोसोम बोलने लग गए उन्हीं दोनों को। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड जब गई थी तो अपने सेंट्रोमियर के साथ गई थी। सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो गए, बात समझ गए, ठीक। सो दे स्टार्ट अनकॉइलिंग एंड बिकम थिन, अनकॉइल हुए, पतले हो गए वापस से, पहले कंडेंस होके थिक होके आए थे, अब वापस से अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से दिखने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट रीअपियरिंग टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई। अब इन्होंने डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया, बात समझ में आ गई। चलिए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस अगर बन गया तो साइटोप्लाज्म चाहिए। सो न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड इनटू 2 सेल्स बाय साइटोकाइनेसिस and each daughter cell diad of meiosis 1 divides to form 2 daughter cell and hence at the end of meiosis diploid cell myocyte 4 haploid daughter cells are formed। यानी मैं कहानी जो शुरू में आपको जहां पे स्टार्ट करी थी मैंने, जहां मैंने आपसे कहा था कि एक सेल मेरे पास ये है, इससे मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है, और फिर इससे मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है। Was this the same thing that I told you? यही से चालू किया था, और फिर इससे और इससे डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स मिल गए। तो डॉटर सेल्स में अपना अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये स्प्लिट हुआ है, तो डिप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। ठीक है, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है जो मैंने आपको अभी बना के बताया, और ये मैंने आपको पहली बार नहीं बताया, शुरू में भी बता दिया था। सो यहां तक का काम मियोसिस 1 कर देता है, और यहां का काम कौन कर देता है, मियोसिस 2। और आप जानते हो यहां क्या होगा, जब हमने ये वाला मियोसिस कराया था तो हमने बोला था कि इनके क्रोमैटिड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसा था। ये वाला ऐसा था, ठीक है, और दोनों में एक दूसरे के पैचेस थे। इसका पैच यहां आ गया था और इसका पैच यहां आ गया था, सही है। अब जब ये स्प्लिट हुए होंगे तो क्या हुआ होगा, देखो, जब ये स्प्लिट हुए होंगे तो क्या हुआ होगा, ठीक, और इसका पैच भी रहेगा यहां, और ये वाला ये है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, ये वाला यहां गया है, ये वाला यहां गया है,
ठीक है, मैं इसको अगर इरेज कर दूं, अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या मिलता है, ये वाला यहां गया है, ये वाला क्रोमोसोम इस अलग सेल में गया, ये वाला क्रोमोसोम अलग सेल में बन गया, अलग न्यूक्लियस में, ये अलग न्यूक्लियस, ये चारों अलग अलग आपको सेल्स मिल गए। तो एक से आपको 4 सेल मिल गए, वो भी रिडक्शनल डिवीजन हो गए। बात समझ में आ गई? दिस हैज एंडेड हियर, साइटोकाइनेसिस भी हमारा हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है ना। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? सिग्निफिकेंस है भाई इंपॉर्टेंट बात, ये बना देता है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना देता है। और दूसरे नंबर पर ये जेनेटिक वेरिएशन बनाए रखता है, जेनेटिक वेरिएशन बनाए रखता है। और क्योंकि अब ये चैप्टर होता है कंप्लीट, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि माइटोसिस जब सेल बनाता है तो बिल्कुल अपने ही जैसे सेल बनाता है, इसलिए माइटोसिस में जब सेल्स बनते हैं सेम सेल बनते हैं, ज्यादा हमको क्या नहीं मिलता, चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन मियोसिस अलग अलग टाइप के सेल फॉर्म करता है, इसीलिए हमारे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म से जन्म लेने वाले 4 बच्चे अलग अलग दिखते हैं, भले ही इसी का गैमीट उसमें पहुंचा होगा, पर चारों में डिफरेंसेस होंगे, भाई बहनों में डिफरेंसेस होंगे। व्हाई? बिकॉज द चेंज हैज टेकन प्लेस। चेंज कैसे हुआ? जेनेटिक वेरिएशन कैसे हुआ था? मैंने आपको बताया है, रिकॉम्बिनेशन जहां पे क्लाज्मेटा फॉर्म हुआ था, चेंज हो गए थे, चारों के जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो गए, दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। ऑल्सो द डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म द हैप्लॉइड सेल। और अगर हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगा तो हमारी आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अगर हमें अपनी जनरेशन में डिप्लॉइड ही मेंटेन करके रखना है कि हमारे डिप्लॉइड ही ऑर्गेनिज्म बने, तो हमारे हैप्लॉइड गैमीट बनना जरूरी है। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमीट बनके ही डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर? चलिए पढ़ लेते हैं इतना। Ensures the maintenance of constant chromosome number। क्रोमोसोम नंबर हमारी पॉपुलेशन में कांस्टेंट बना रहे, ये क्लियर रहता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम एक जैसे क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिजम्स बने रहे। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्रॉसिंग ओवर से क्या मिल जाता है? वेरिएशन मिल जाता है। बात खत्म, इतना मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, चलिए तो यहां पर हमारा चैप्टर 10 होता है कंप्लीट। आप इन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं, ऐप पर जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको ये सारे हमारे टॉप कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आप जब इसे देखेंगे तो ये सारे टॉप कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। आप नीट पर जाएंगे तो नीट पर भी आप मुझे ही पाएंगे, वहां पर भी मैंने आपको नीट की प्रिपरेशन कराई हुई है। आप वो पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थ्योरी एग्जाम के लिए एज वेल एज नीट के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख रहे हैं वो बहुत बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए। तो देखो यहां पर क्या है, ये सारी चीजों पे आप रिवाइज कर सकते हो। टॉप कोर्सेज में सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो, वो भी कैसे? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई कूपन लगेगा, ना कुछ खरीदने की जरूरत है। सिर्फ क्या कर देना है? लाइक कर देना है, उतने में काम हो जाएगा। शेयर जरूर करना है सबके साथ और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सेशन के लिए। ऑल्सो आप हमें अदर वेबसाइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। जहां पर आप चाहें वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।